दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। लगभग सभी देश इस महामारी के चलते तमाम आर्थिक सामाजिक संकट झेल रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं। यहां हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में नई चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता की दरकार है। इस दौर में कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़े करने की भी चुनौती है। यह सच है, कोरोना की वजह से भारत के सामने अनगिनत चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन भारत के दृढ़ संकल्प और प्रयासों के सामने कोरोना की चुनौतियां बौनी भी साबित हो रही हैं। संकट के इस दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक कदम आगे आते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे खास कार्यक्रम आइकॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम आपको ऐसी ही कुछ हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं। आइकॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो न सिर्फ आज की तारीख में युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, बल्कि शिक्षा जगत के एक आइकॉन के तौर पर इनकी पहचान है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम LNCT ग्रुप के सचिव और HK कल्चुरी एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी अनुपम चौक से आज हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको उनसे मिलवाएंगे, उनकी सफल यात्रा की कहानी बताएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। LNCT ग्रुप के सेक्रेटरी और HK कल्चुरी एजुकेशन ट्रस्ट भोपाल के ट्रस्टी डॉक्टर अनुपम चौक से आज एक मार्गदर्शक के रूप में उभर रहे हैं। मेडिकल और शिक्षा जगत के साथ साथ समाज सेवा में भी डॉक्टर अनुपम का योगदान अमूल्य रहा है। कई बड़े एजुकेशनल कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन चुकी LNCT यूनिवर्सिटी भोपाल अपने इनोवेटिव कोर्सेज के लिए पहचानी जाती है। यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स एकेडमिक के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी सबसे आगे रहते हैं। कोरोना के कहर के बीच डॉक्टर अनुपम के नेतृत्व में पूरा LNCT ग्रुप लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद करता नजर आया। आज डॉक्टर अनुपम चौकसे का जीवन युवा शक्ति के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। आइकॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं LNCT ग्रुप के सचिव और HK कल्चुरी एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी अनुपम चौकसे जी। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू। सर, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी चुनौती ये होती है अच्छे क्रिएटिव आइडियाज आना और सही वक्त पर उन्हें इम्प्लीमेंट करना, और आपने वो किया भी। यही वजह है कि एक आइकॉन के तौर पर आज आपको कई लोग जानते हैं। आपकी एक आइकॉन बनने की यात्रा कहां से शुरू हुई? सर, एक्सेलेंस इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये हम सब लोग बोलते भी आए हैं। और मैंने अपने पिताजी के साथ और अपने परिवार के साथ जब काम शुरू किया तो धीमे धीमे जब काम आगे बढ़ा और साथ में हम काम करते रहे तो ये लगा कि मतलब जिस चीज़ में हम काम कर रहे हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। और जब भी कोई हमसे बात करे तो एक प्राइड के साथ बात करे। और इन संस्थाओं में जब हम खुद मतलब मैं अपने बच्चों को भी भेजूं तो मुझे ये नहीं लगे कि साहब मेरे बच्चे को IIT या कहीं जाना चाहिए, वो मेरे संस्था में क्यों ना पढ़े। सो एक्सेलेंस को टाइम लगता है। ऐसा कोई हमने साल दर साल मेहनत करी और धीमे धीमे करके हम एक्सेलेंस, अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम एक्सेलेंट हैं। अभी एक्सेलेंस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड वी आर डूइंग इट। यस सर, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और मेरा सवाल आपसे इसी जुड़ा हुआ है कि आज के परिवेश में आम जनता को स्वस्थ जीवन शैली जीनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो गया है इस कोरोना काल में। पहले अक्सर हम लापरवाह रहते थे बदली हुई परिस्थितियों में, लेकिन आज हालात कुछ और हैं। तो क्या क्या आप सुझाव देंगे जनता को जो ये आपको एक आइकॉन के तौर पर देखती है कि हमें अब अपने अंदर क्या क्या बदलाव लाने चाहिए एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए? सर, कोविड ने हमें सिखा दिया कि जो दुनिया है वो हमारे बिना भी चल सकती है और हमें अपने बारे में उतना ही समय देना चाहिए जितना हम पिछले कई सालों से नहीं दे पा रहे हैं। हमने जो नए भौतिकवादिक संस्कृति में हम देख रहे हैं कि
बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं। आज की डेट में पिछले 10-20 साल में हम सब चीज़ देख रहे हैं कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बच्चों का सब सिर्फ एजुकेशन ज़रूरी है और उसको अभी हायर एजुकेशन में जाना है, उसमें जाना है। स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर दिया गया पिछले कुछ समय से। और साथ में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर वो भी है कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी थी, तो इस कारण से लोग स्वास्थ्य के उसमें ये था कि अच्छा चलिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो उसने जाके एंजियोग्राफी करवा ली, एंजियोप्लास्टी करवा ली, तो उस पर विचार वो कम कर रहा था कि हार्ट को हेल्दी कैसे रखूं। तो एक कोविड ने हमें समय बता दिया कि आप अपने स्वास्थ्य की तरफ सजग रहिए, और एक छोटा सा वायरस भी आपकी पूरी गति को रोक देता है। और ये हाई टाइम है कि जब हम हेल्दी लिविंग और वेल बीइंग के बारे में सोचें। लोग जैसे बात करते हैं सुबह सुबह वॉक पे जाना है, योगा करना है, छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं, हेल्दी फूड लेना है, ये सब आज की डेट की ज़रूरत है। सबको मालूम भी है पर कर नहीं रहे थे, अब करना ज़रूरी हो गया है। और कोविड ने हमको ये भी बता दिया कि जो दुश्मन है हमारा, वो एक तो इतना छोटा है कि किसी को नज़र नहीं आता, और वो कैसे चलता है किसी को नहीं मालूम। आप स्वस्थ हैं, अपने शरीर के इंटरनल को अच्छा बना रखा है, तो ही आप लड़ पाएंगे। आपने बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बताई है, और प्रैक्टिकल चीज़ के साथ मैं एक प्रैक्टिकल बात भी करना चाहता हूँ। शिक्षा विभाग में प्रैक्टिकल ज्ञान की बात करना चाहता हूँ। सर, LNCT ग्रुप मध्य प्रदेश का एक अग्रणी संस्थान है, और जब बात आती है शिक्षा क्षेत्र की, तो एक सपना हर किसी का होता है कि हम बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर लें, हमारे पास ये डिग्री हो, वो डिग्री हो, ये भी डिग्री हो, डिग्रियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन एक तरफ होती है प्रैक्टिकल नॉलेज, असल ज्ञान। इन दोनों बातों में फ़र्क क्या होता है, और क्या आज की युवा पीढ़ी इस फ़र्क को समझ पा रही है? आप इस दिशा में कैसे काम कर रहे हैं? सर, गवर्नमेंट भी बोल रही थी, पिछले कई सालों से बात चली थी कि अब डिग्री की वैल्यू, तो क्योंकि डिग्री के ऑप्शन बहुत सारे खुल गए हैं, सरकार भी चाह रही है कि आप ऑनलाइन डिग्री भी ले लें, बाहर से भी ले लें। अब डिग्री की वैल्यू नहीं है, अब स्किल की वैल्यू है। आपको आता क्या है, आप कर क्या सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये स्किल है। ऑनलाइन सिस्टम ने हमको ये भी बता दिया कि IIT में बैठा बच्चा और हमारे कॉलेज में बैठा बच्चा बराबर है। वो भी घर पे बैठ के पढ़ रहा है, हम भी, हमारे बच्चा भी घर पे बैठ के पढ़ रहा है, पर पढ़ सकता है। और इसका ये मतलब है कि हम अचीवमेंट जो हैं, वो डिग्री का अचीवमेंट तो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो आपको फील्ड में जाके ही आती हैं। और उसी के लिए हम लोग बार बार भी कहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ गुड, बट जब तक वो बच्चा कॉलेज के अंदर फील्ड पे आके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लेगा, तब तक उसको जो अचीवमेंट्स हैं वो नहीं हो पाएंगे। जी ठीक है, उसने थ्योरेटिकल किताबें इंटरनेट पे जो काफ़ी सारे मटेरियल अवेलेबल है वो कर लेगा, पर जो स्किल है वो डेवलप करने के लिए तो उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। एंड आज का गुरु मंत्र यही है कि स्किल को डेवलप करें, चाहे कोई भी फील्ड में हो। अनुपम सर, कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए आपका कॉलेज, अस्पताल और ग्रुप सरकार के लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है? क्योंकि इस बदले हुए वक्त में सिस्टम को और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जितने भी संस्थान हैं उनको एक दूसरे की ज़रूरत भी है, और हाथ में हाथ मिलाकर अगर हम साथ चलेंगे तो जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उन्हें पार पाने में और मदद मिलेगी। कोरोना के समय में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, सरकार के हम कैसे मदद कर सकते हैं। हमने खैर पिछले 8 महीने से हमारा हॉस्पिटल जो है वो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था, और हमारे डॉक्टर्स और PG स्टूडेंट्स और इंटर्न्स जो हैं वो जी जान लगा के कोविड मरीजों की हेल्प तो कर ही रहे हैं। और साथ ही गवर्नमेंट जो है उनके मतलब हम जहाँ जहाँ सहायता कर सकते हैं, वैक्सीनेशन में और पेशेंट केयर में। जब कुछ समय तक हमारा कोविड हॉस्पिटल नहीं था तो जो नॉन कोविड पेशेंट्स थे उनको भी हमने बहुत सहायता करी, और जितना हो सकता है संस्थाएं अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर रही हैं। और आज सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसे महामारी में भी, अगर मैं हॉस्पिटल की बात नहीं करूं तो मेडिकल कॉलेजेस की बात नहीं करूं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करूं, तो अगर इन संस्थाओं ने जो कंटिन्यूशन ऑफ एजुकेशन लगा रखा, उनने वो जो लगभग 1.5 साल का पूरा ब्रेक हो गया सिस्टम, उसको एजुकेशन को ब्रेक नहीं होने दिया, ये भी अपने आप में एक सिस्टम है। क्योंकि अगर आज बच्चों का पूरे 1.5 साल ख़राब हो जाता तो भी सरकार को जवाब देना मुश्किल पड़ता, उसमें भी संस्थाओं ने बहुत हेल्प करी है।
तो कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, मेडिकल हॉस्पिटल सब हेल्प अपनी तरफ से कर रहे हैं और हम आगे भी सरकार को जहां ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल साथ में हैं उनके। ये थॉट आज के टाइम में होना बहुत ज़रूरी है जिन मुश्किलों का सामना इस वक्त देश कर रहा है। अनुपम सर, अपने हेल्थ सेक्टर को और कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ की तरह बेहतर बनाया जा सके, उसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके, उन तक आप पहुंच सके, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? सर, पिछले उसमें थोड़ा सा हम लोग अनप्रिपेयर्ड, पहले वेव में जब हम लोग ने लड़ाई शुरू करी तो थोड़ा सा लगा कि हम अनप्रिपेयर्ड थे, थोड़ा सा हम कमज़ोर रहे। उसके बाद हमने जो हमको समय मिला और जितना समय हम कॉलेज में दे सके, हमने काफ़ी सारी व्यवस्थाएं डेवलप करी। ऑक्सीजन बेड्स की संख्या जो हमारे पास पहले 200 या 300 थे, अब बढ़ा के हमने 800 बेड्स कर दिए। और वेंटिलेटर्स से लेके दवाइयाँ जो थी, पिछले बार हम बहुत शॉर्ट रहे और क्योंकि पूरे देश में एक नेशनल लॉकडाउन था तो दवाइयों की अवेलेबिलिटी भी और कंज्यूमेबल्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत शॉर्ट रही। उसको हमने इस बार पहले से प्रिपेयर करके रखा। साथ में टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट किया। जो थोड़ा सा परेशानी हमको पिछली बार रही कि भाई मैन टू मैन कॉन्टैक्ट थोड़ा सा मुश्किल था, हर आदमी डरा हुआ था, तो हमने उन सब टेक्नोलॉजीज़ को चेंज किया। हॉस्पिटल के अंदर हम नवाचार लाए, थोड़े से हमने अपने एक्सरे, सीटी, एमआरआई, साथ में विजुअल एड्स को चेंज किया ताकि लोग आपस में कम्युनिकेट अच्छा आसानी से कर सके, पेशेंट केयर अच्छी हो सके। साथ ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कोविड में ये रहती है कि पेशेंट घर पे अकेला, मतलब पुरानी बीमारियों में तो उसके साथ कोई ना कोई अटेंडर साथ में आ जाता था, जो कि कोविड में नहीं हो पाता। कोविड में पेशेंट बिल्कुल अकेला रह जाता है। तो उस सब सुविधाओं को भी हमने देखते हुए कि भाई उनमें कैसे हम उस मरीज को सब सुविधाजनक स्थिति में रख सकें, कैसे उनके परिवार से उनका कांटेक्ट करवा सकें, ये सब हमने इस बार व्यवस्था करी ताकि सेकेंड वेव में परेशानियाँ कम से कम हो। और सेकेंड वेव क्योंकि फर्स्ट वेव से ज़्यादा सीवियर थी तो भी हम लोग व्यवस्था कर पाए, मरीजों की अच्छी वो कर पाए, ये हमारे लिए अच्छा एक बेनिफिट रहा। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में हम और अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नए आने। सरकार से हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि जो सुविधाएं, थोड़ा सा क्या होता है कि जब एकदम से कभी कोई ऑक्सीजन का समय था, ऑक्सीजन में सरकार ने काफ़ी मेहनत करी, 2-3 दिन बड़े परेशानी में रहे, पर गवर्नमेंट ही ऐसी चीज़ है जो तुरंत उसको अरेंज कर सकती है। 3 दिन में वो परेशानियां सॉल्व हो सकी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाई गई। अब राइट टाइम है कि अगली वेव्स के आने से पहले सरकार और प्राइवेट पार्टनर्स, सरकार हमको अपना पार्ट माने, हमको ये नहीं माने कि प्राइवेट सेक्टर अलग है और गवर्नमेंट सेक्टर अलग है। जो सुविधाएं हमसे चाहिए वो हमको बताएं, हम उनकी जहाँ तक हेल्प कर सकें वो करें। और हमको अगर कोई व्यवस्था चाहिए सरकार से तो सरकार खुले मन से हमारी हेल्प करे ताकि दोनों मिलके, क्योंकि दोनों का लक्ष्य सेम है, भाई मरीज है उसकी सेवा हो और कोई भी जो मरीज हो उसको कोई परेशानी ना आए। जी डॉक्टर अनुपम, दुनिया ने, देश ने इस कोरोना काल में बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। जी, शिक्षा क्षेत्र भी इससे छूटा नहीं रहा। ऑनलाइन क्लासेस के तौर पर हम देख रहे हैं किस तरह से बच्चे घर पर ही पढ़ रहे हैं। आज के दौर में जब शिक्षा क्षेत्र में इतने ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं, आप डिजिटल एजुकेशन को किस तरह से देखते हैं? डिजिटल एजुकेशन इज़ द न्यू नॉर्मल। आजकल हर कोई बोलने लगा है कि भाई ये नया व्यवस्था है कि डिजिटल एजुकेशन अब नेक्स्ट थिंग है, जिसमें हम सब तैयारी तो कर ही रहे थे। सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सारी संस्थाएं डिजिटल एजुकेशन को पार्ट बना के अपनी तैयारी कर रही थी। हाँ, पर ये था कि जो 2-3 साल बाद होना था वो एकदम कोरोना के कारण जल्दी से करके 6 महीने में करना पड़ गया। पर अभी जैसे पहले अपन बात कर रहे थे साहब कि एजुकेशन, क्लासरूम एजुकेशन इस क्यों ज़रूरी है। एक बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ नॉलेज से नहीं होता, उसने जो पढ़ाई करी से उससे उसका डेवलपमेंट नहीं होगा जब तक उसके साथ पेयर डेवलपमेंट ना हो। उसके साथ दोस्त क्या कर रहे हैं, उसके टीचर्स उसको क्या बात कर रहे हैं, बोलने की व्यवस्था, समझने की व्यवस्था। आज की डेट में छोटे छोटे बच्चे लगभग 2 साल से जो स्कूल नहीं गए हैं, अब जब 2 साल बाद स्कूल जाएंगे तो उनको शुरुआत बिल्कुल जैसे नर्सरी में हम बच्चे को पहले दिन भेजते हैं वैसे शुरू करनी पड़ेगी। तो डिजिटल अपनी जगह है,
सबने AICTE से लेके हमारे जितने भी संस्थाएं हैं, UGC, उन सबने इम्प्लीमेंट कर ही दिया है कि 40% तक के कोर्स अब आगे सदा डिजिटल ही रहेंगे। पर ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑफलाइन एजुकेशन हैंड टू हैंड जाना चाहिए। एक ब्लेंडेड लर्निंग जो है उसका एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा जिसमें कुछ पार्ट एजुकेशन ऑनलाइन हो, कुछ पार्ट प्रैक्टिकल जो है वो ऑफलाइन हो, ताकि जो बच्चे का सर्वगुण संपन्न विकास हो वो हो सके। डॉक्टर अनुपम, आपको अगर आइकॉन के तौर पर देखा जा रहा है तो उसकी एक और वजह है और अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। अब जैसे कि आपका ग्रुप शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में काम लगातार कर रहा है, लेकिन समाज सेवा से भी आपका ग्रुप लगातार जुड़ा हुआ है और खासकर इस कोरोना काल में अगर हम बात करें तो सामाजिक कार्य बहुत ज़रूरी था। आपके ग्रुप ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सामाजिक स्तर पर कोरोना से लड़ने के लिए कई लोगों को मदद पहुंचाई। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचे कि अगर एक अच्छी संस्था इस तरह से समाज कार्य में जुड़ती है तो फिर कई लोगों को मदद मिलती है। दोनों कोरोना के समय हमने देखा कि जो पेशेंट्स हैं उनका केयर के साथ साथ जिनकी जीविका भी कईयों के वो हुई कि कईयों के नौकरियां चली गई, कई लॉकडाउन के समय पे कईयों के पास खाना नहीं था। और उसमें खैर गरीब और अमीर की बात नहीं, हमारे यहाँ के कई छात्र भी ऐसे थे जो बेचारे अपने घर नहीं जा पाए, यहीं शहर में थे, उनको खाना नहीं पहुँच पा रहा था। तो हमने सबसे पहली व्यवस्था ये शुरू करी कि किसी तरह खाना पहुंचाया जाए और खाना फूड पैकेट से लेके फ्री फूड पार्सल जो कर सकते थे करें। फिर हमने अभी इस बार की जब कोरोना का फिर से लॉकडाउन की तैयारी हुई और सब खबर आई तो हमने एक कलाकुंज फाउंडेशन है हमारा, उसके थ्रू फ्री होम डिलीवरी, क्योंकि कई परिवार ऐसे रहते हैं कि जिसमें जो खाना बनाने वाला है, माता जी हैं या भाभी हैं, वो अगर एडमिट हैं तो घर में शायद खाना बनाने वाला भी कोई नहीं रहता। तो उसके लिए हमने फ्री फूड डिलीवरी की, भाई किसी के घर में कोई पॉजिटिव है तो उसको खाना, शुद्ध खाना घर पे पहुंच सके, इसकी व्यवस्था करी। साथ ही वैक्सीनेशन कैंप हो गए, उसको हमने कुछ जब तक गवर्नमेंट का चला साथ में फ्री वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए। और कुछ छात्रों के कंटिन्यूएशन का वो था तो हमने उनको अपने सेंटर्स खोल के उनको एजुकेशन का भी कंटिन्यू दिया कि भाई अगर आपको क्लासेस अटेंड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा सेंटर यूज़ करके ऑनलाइन क्लासेस जो हैं आसपास का, जो अगर हमारे दोनों कॉलेजों में व्यवस्था है या चारों कॉलेजों में व्यवस्था है तो आप वहाँ जाके अटेंड कर लें। तो अलग अलग तरीके से हमने करी। साथ में जो कई ग्रुप जुड़े हुए हैं जो समाज कार्य में लगे हुए हैं उनकी भी सहायता करी, उनसे भी सीखा कि क्या अपन अलग कर सकते हैं अगर उनके पास कोई व्यवस्था कम है। बीच में ऑक्सीजन की सप्लाई कम थी तो हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो अपने थे वो दे दिए मार्केट में कि भाई किसी को ज़रूरत हो, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन लाइन है तो किसी को अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत हो तो हमसे ले सकता है। तो धीमे धीमे करा और सब जो अच्छे कार्य करने वाले थे उनसे सीखा भी। डॉक्टर अनुपम, आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है और आज के दौर में भी आप बहुत कुछ सोचते भी होंगे, समझते भी होंगे। मेरा अगला सवाल ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। कोई सोचता है, कोई नहीं सोचता है, लेकिन आप इस बारे में क्या आपकी थिंकिंग है? हर इंसान का अंतिम टारगेट, अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? जी, अंतिम टारगेट तो क्या, अच्छे एक्सेलेंस और अच्छे रूप में याद रखा जाए। हर आदमी का एक लक्ष्य होता है, मृत्यु के बाद हर कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, पर जो जीते जी जिसका काम कार्य सराहनीय कार्य कर सकें और जिसमें जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता दोस्त होते हैं वो क्यों करते हैं, उनका भी एक टारगेट रहता है कि भाई जो मेरा कार्य है उसको एक रिकॉग्निशन मिले और जो मैं कार्य करता हूँ उससे किसी की लाइफ अच्छी हो सके। और ये मेरा मतलब मेरे परिवार में सभी शुरू से टारगेट रहा है कि भाई हम किसी का अच्छा कर सकें, जितने दिन तक अच्छा कर सके बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सके तो कम से कम किसी का बुरा ना करें। साथ में एक जीवन का लक्ष्य जो हमारे ग्रुप का मोटो भी है कि वर्किंग टूवर्ड्स बीइंग द बेस्ट। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, मेरे पिताजी हरदम कहते हैं कि जो कार्य कर रहे हो उसके अच्छे के लिए सोच करो। अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में ध्यान दो, अगर खेल रहे हो तो सिर्फ खेल पे ध्यान दो, चार अलग अलग जगह हाथ ना मारो, एक काम को अच्छी तरह से करो। और यही है कि वो जीवन में आपको लोग रिकॉग्नाइज उस चीज़ को करें, आपके एक्सेलेंस को रिकॉग्नाइज करें, आपके अच्छे कार्यों को रिकॉग्नाइज करें, आपने जो ज़िंदगी भर सबके लिए किया उसको रिकॉग्निशन मिले। बिल्कुल, आज की जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ना चाहती है, तो डॉक्टर अनुपम की इन बातों को सुने और समझे कि आप
अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप जैसा कि डॉक्टर अनुपम, मैं युवा पीढ़ी की बात कर रहा, तो आप खुद भी देश की युवा शक्ति के एक मार्गदर्शक हैं। आप इस देश के युवा को आगे बढ़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई आज की युवाओं के लिए तो एक ही जो संदेश है वो सबसे अच्छा रहता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और तब तक कार्य करते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। अपनी ज़िंदगी में आपने जो लक्ष्य बनाया है, मैं मतलब ये नहीं है कि आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको ज़िंदगी में नौकरी पाना है तो उस नौकरी को पाने का लक्ष्य, आपको अपने जीवन में अच्छा बिजनेस करना है उसको लक्ष्य, उसको जब तक ना मिले उसके पीछे पड़े रहो। वो कार्य कंप्लीट करने के बाद ही अगला कार्य पकड़ो। अभी का आज का युवा क्या है कि बहुत जल्दी भटक जाता है। आज की डेट में किसी युवा से बात करो कि आज तुम्हारा क्या लक्ष्य है, तो वो बोलेगा कि साहब मेरे को नौकरी करना है। 2 दिन बाद बात करो तो बोला साहब मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, इंक्यूबेशन सेंटर में मैं अपना एक आइडिया इंक्यूबेट करूंगा। तीसरे दिन बोलेगा साहब मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि मेरे को सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहिए। जो है टारगेट जो है उसके लिए लक्ष्य में लगे रहो। हमारी संस्था में हमने अपने छात्रों के लिए सर्वग्रामीण विकास के लिए हर चीज़ करी, पर हम हर छात्र को यही कहते हैं कि भाई जो तुमको करना है उस टारगेट को पकड़ो। अगर तुम्हें प्लेसमेंट करना है तो प्लेसमेंट की तैयारी पहले साल से करो। तुमको अगर अपना स्टार्टअप तैयार करना है तो पहले साल से तैयारी करो कि मेरे को स्टार्टअप करना है। तुमको अपना फैमिली का बिजनेस चलाना है तो उस फैमिली के बिजनेस के लिए आज से सोचना शुरू करो कि मैं इस बिज़नेस को आज सबसे अच्छा कैसे कर सकता हूँ। और आगे जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करनी है वो आज से सोच के बैठोगे कि साहब मैं तो बहुत आगे चल के जीवन में सफलता ही प्राप्त करूँगा। अभी मत सोचो, पहले कार्य कर लो। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्त कर लोगे तो सफलता तो अपने आप ही मिली जाएगी। डॉक्टर अनुपम, हमने देखा था पिछले महीने क्या स्थिति थी देश की जब दूसरी लहर आई थी। दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है ऑलमोस्ट, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है। अब ऐसे में हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो आज के टाइम में कितना तैयार है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए तो वही संदेश है जो सभी माननीय गण भी कहते हैं कि सामाजिक दूरी रखें, अपनी एक दूसरे से दूरी रखें, मास्क का प्रयोग करें, और अगर वैक्सीनेशन हो भी गया है तो भी सेफ्टी प्रोसीजर्स को बिल्कुल ना छोड़ें। और साथ में आपने व्यवस्था पूछी कि व्यवस्था का क्या है, तीसरी लहर अगर आती है तो कैसे। तीसरी लहर आती भी है तो भी अब हमारा सिस्टम 2 लहर के बाद थोड़ा सा तैयार तो है ही। हाँ, कुछ क्योंकि हर बार कहते हैं कि वायरस के कोविड में कुछ ना कुछ नया, पिछली बार फर्स्ट वेव से हट के सेकेंड वेव में कुछ नया आया था, तो तीसरे में हो सकता है कुछ नया आया, कोई नए तरीके से हमें तो उसकी तैयारी करनी है। डरना नहीं है। कोविड में नुकसान डर से ज़्यादा हुआ, एक्चुअल नुकसान कम लोगों को हुआ है कि नहीं। आदमी पहले ही दिन डर गया कि मेरे को कोविड हो गया है और उसने हॉस्पिटल में जो बेड, ऑक्सीजन बेड था जो दूसरे के लिए रिजर्व था वो पहले से कर लिया, तो जिसको एक्चुअल ज़रूरत पड़ी बेचारे को मिल ही नहीं पाया। तो डरे नहीं। जनता के लिए मेरा संदेश है, डरे नहीं, अपन को लड़ना है साथ में। कोविड है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो ज़िंदगी से चली आ रही हैं, कोविड भी आगे चलता रहेगा, हमको सब उसके साथ व्यवस्था बना के रखनी है। और ये मान के चलिए कि भाई जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सबके लिए सूटेबल हैं, अच्छा ही रहेगा आगे। किसी को 3rd वेव आती है, 4th वेव आती है, कौन जाने। अपनी व्यवस्था रखें, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें और जितना हेल्दी लिविंग हो सकती है वो करें, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। डॉक्टर अनुपम, आप अपनी संस्था के माध्यम से समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और इसीलिए आइकॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच से हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर अनुपम चौकसे, और आने वाले दिनों में भी आप यूं ही लगातार आगे बढ़ते रहें और आपकी संस्था भी लगातार सफलता के नए नए झंडे गाड़े।